हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सुशील एंथोनी और आज मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटॉमी बता चुका हूँ। अब आज से हम लोग शुरू करेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में कि हमारे पास जो हम रेस्पिरेशन लेते हैं वो 4 टाइप्स ऑफ स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन है। अगर हम स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो 4 टाइप्स का स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन नंबर वन हम लोगों ने पढ़ा था। सब स्टेप 1 रेस्पिरेशन क्या है? ठीक, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग में हमारे पास 2 प्रोसेस है। एक प्रोसेस है हमारा इनहालेशन, वन प्रोसेस इज इनहालेशन एंड अदर प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। इनहालेशन को हम इंस्पिरेशन भी बोलते हैं और एक्सहेलेशन को हम एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। हम लिख देते हैं आपके लिए। इनहालेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपायरेशन। ठीक, सेकेंड स्टेप ऑफ ब्रीदिंग है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकेंड स्टेप ऑफ ब्रीदिंग दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थर्ड स्टेप ऑफ ब्रीदिंग है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। और फोर्थ स्टेप ऑफ ब्रीदिंग है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वी आर ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू द 4 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। Number 1 is breathing, number 2 is external respiration, number 3 is internal respiration, number 4 is cellular respiration. Now I will explain you कि ये कैसे सारे रेस्पिरेशन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉलो करते हैं। अगर आप इसको रिकॉर्ड कर लिए हो, लिख लिए हो, तो मैं इसको रब करना चाहता हूँ। Now see, steps of respiration हम कैसे करते हैं। We take air and you all students know that air is a mixture of gases। ठीक, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है और उसमें बहुत सारी गैसेस मिली हुई हैं। तो एयर को हम लिख सकते हैं दिस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और मिक्सचर ऑफ गैसेस में हमारे पास यहाँ पर ही ऑक्सीजन भी है, हमारे पास CO2 भी है, हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है एंड मैनी मोर अदर गैसेस। तो हम और किसी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमें एयर से कितनी मिलती है? 21%। ठीक है, 21% हम ऑक्सीजन की बात करेंगे कि ये हमारे शरीर में कैसे काम करती है। अब आपको मैंने पूरा उसका एनाटॉमी पढ़ा चुके हैं। अब एनाटॉमी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये आपके नोस्ट्रिल से नोस्ट्रिल से और यहाँ से आपने क्या करी, एयर अंदर खींची। जब आपने यहाँ से एयर अंदर खींची तो एयर आपके कहाँ चली गई? लंग्स में। ठीक है, when you have taken the air from the nostrils through the pharynx, larynx, it goes into the trachea to bronchi। और ब्रोंकाई के बाद यहाँ पर क्या होता है? पूरा ब्रोंकियल ट्री होता है। ठीक है, और इस टर्मिनल ब्रोंकियल्स के बाद वहाँ पर आपके पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एल्वोलाई। ये एल्वोलाई है और यहीं पर ही क्या होती है? हमारी कैपिलरीज आती है। ठीक, अब ये हम आपको बाद में बताएंगे कि ये कैपिलरीज और रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियक सिस्टम बोले तो हार्ट सिस्टम, दोनों मिलकर कैसे फंक्शन करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सिर्फ इतना सा काम है कि वो ऑक्सीजन को, जो एयर हम खींचते हैं उसके साथ साथ वो ऑक्सीजन को भी खींच ले। 4th स्टेप सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाने के बाद
जो CO2 उसमें से निकलती है उस CO2 को क्या करें हम एक्सेल कर दें, उसको बाहर निकाल दें। ये स्टेप है। अब देखिए जो हमने पहला स्टेप बताया था इनहेलेशन, यहाँ से आपने क्या करी, ऑक्सीजन को अंदर खींची। सो यू हैव एंटर्ड द ऑक्सीजन इनटू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने ऑक्सीजन क्या कर दी, अंदर खींची। ठीक है, अंदर खींचने के बाद ये ऑक्सीजन जो है आपको सीधा कहाँ चली गई है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने के बाद ठीक ये ऑक्सीजन यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ दिखाएंगे क्योंकि यहाँ एल्वोलाई नहीं बनाई है, यहाँ पर और ये आपके एल्वोलाई तक पहुँच गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इट एंटर्स इनटू द एल्वोलाई। एल्वोलाई इज द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम बोल सकते हैं। एल्वोलाई में पहुंचने के बाद यहाँ पर आपके पास क्या थी, कैपिलरीज थी। ठीक है, जो कैपिलरीज थी उन कैपिलरीज के अंदर आपके पास क्या थे, कैपिलरीज कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ऑक्सीजन आपने खींची, एल्वोलाई तक गई, एल्वोलाई के बाद यहाँ पर कैपिलरीज है, कैपिलरीज तक गई, कैपिलरीज में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसीजर आपने किया ऑक्सीजन से एल्वोलाई तक का, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड इनहेलेशन। ठीक है, ये प्रोसेस क्या हो गया, इनहेलेशन हो गया। इनहेलेशन होने के बाद आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो इस इम्प्योर ब्लड में जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये यहाँ से ऑक्सीजन इम्प्योर ब्लड, यहाँ पर जो कैपिलरीज में जो ब्लड आया है, जो कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, इम्प्योर ब्लड है, वहाँ कैसे जाएगी। द एयर मूव्स अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट कंसंट्रेशन। यानी कि अभी आप देख रहे हैं कि आपके लंग्स के अंदर जो एयर का कंसंट्रेशन है वो एयर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। एयर को छोड़ दीजिए, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इन एल्वोलाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज हाई, दिस वी कैन राइट। और ये जो कैपिलरीज आई है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या है, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इज़ इट। तो CO2 कंसंट्रेशन हियर इट इज हाई। अब क्या होगा, देखिए जैसे मैंने कहा कि एयर का जो मॉलिक्यूल्स है वो अकॉर्डिंग टू द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या करता है, मूव करता है। अब इस कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो है, इज एट एयर, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है क्योंकि यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, CO2 का कंसंट्रेशन है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा। और यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है, CO2 का कंसंट्रेशन हाई होगा। और जो थ्योरी है, जो फिजियोलॉजी, वो ये बोलती है कि ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ऑक्सीजन मूव किसके अंदर कर जाएगी, इसके अंदर कर जाएगी, इज दैट क्लियर। और ये जो CO2 है, ये CO2 मूव करके किसमें चली जाएगी, एल्वोलाई में चली जाएगी। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कैपिलरीज विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 enters या moves CO2 moves into alveoli या lungs भी, and oxygen moves into capillaries। ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, यहाँ पर आपको मैंने चीज को समझा दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस जगह पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ तक कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर सिर्फ एयर
जो कि ऑक्सीजन में रिच है, 21% है, वो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती हुई एल्वोलाई तक आई है। यहाँ पर कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन एल्वोलाई से ऑक्सीजन कहाँ मूव कर रही है, कैपिलरीज में, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मूव कर रही है, एल्वोलाई में। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ हम लिखते ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कॉल्ड, इस पोजीशन पे इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो हो गए, पहला स्टेप आपका क्या हो गया, इनहेलेशन। सेकंड स्टेप आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो यहां पर क्या था, ऑक्सीजन रिच थी, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन आ गई। यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन CO2 मूव्स टू लोअर कंसंट्रेशन। और उसके बाद अब आपने क्या किया, एक्सहेल कर दिया। जब आपने एक्सहेल कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, यहाँ से बाहर आ गया। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बाद यहाँ पर क्या हो गया, एक्सहेलेशन। एंड योर ब्रीदिंग प्रोसेस इज ओवर। सिर्फ ब्रीदिंग प्रोसेस, द फर्स्ट स्टेप जो हमने बताया था ब्रीदिंग, जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है। सेकंड स्टेप जहां पर फर्स्ट टाइम ऑफ गैसेस एक्सचेंज हुआ है, वहां से उस गैसेस एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके और किसके बीच में होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम एल्वोलाई टू द कैपिलरीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम कैपिलरीज टू द एल्वोलाई और लंग्स। उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसको एक्सहेल कर दिया और यहां से हमने क्या किया, CO2 को बाहर निकाल दिया। सो वी हैव कंप्लीटेड 2 स्टेप्स, one is breathing including inhalation and exhalation, second we have completed external respiration। अब हम इसके आगे का खेला देखते हैं, ठीक है। अब इसके आगे का खेला क्या है, इसको रब कर दें, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते जाइएगा। अगर मेरे साथ साथ आप लोग नहीं लिखेंगे तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि क्या है कि अपने को इस टॉपिक को कंप्लीट करना है और हम अगर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी। अब देखिए, हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ पर कैपिलरीज है आपकी, हियर इज द कैपिलरीज, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब इस कैपिलरीज के अंदर क्या हुआ, नाउ ऑक्सीजन एंटर्स हियर फ्रॉम हियर टू हियर and CO2 it goes out from along to the concentration gradient। यानी कि अब आप समझ गए, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब ये यहां पर कैपिलरीज आ गई। नाउ दिस कैपिलरीज वी विल मूव टू द, ये आपका हार्ट है, मानने में हार्ट बना लेता हूं। दिस इज योर हार्ट। अब हार्ट का काम बढ़ गया। हार्ट हैज 4 चैम्बर, ह्यूमन हार्ट इज हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो आपको मालूम है कि ये हमारा क्या है, दिस इज अ राइट एट्रियम, दिस इज अ लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, दिस इज अ राइट एट्रियम, दिस इज अ राइट वेंट्रिकल, दिस इज अ लेफ्ट एट्रियम, दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसके बीच में वाल्व्स होते हैं, वो जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। अब ये जो कैपिलरीज है, नाउ दिस कैपिलरीज, ये आपका लंग्स था, यहां से ऑक्सीजन आई एंड दिस कैपिलरीज विल गो इनटू द राइट आर्टेरियम। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। Now this capillaries which is containing oxygen rich blood will go into the left atrium। सिस्टम में जाने से पहले यहाँ पर जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो किस में आएगी, लेफ्ट एट्रियम में आएगी। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये किस में चली जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाएगी। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद यहाँ पर एक आयोटा होता है। आयोटा इज द मेजर आर्टरी, दिस इज कॉल्ड आयोटा।
ये क्या है, आयोटा है, दिस इज आयोटा, ठीक, आयोटा, ये आयोटा है, और ये आयोटा से क्या होता है, पूरे सर्कुलेशन में चली जाती है। नाउ सी अगेन, वंस अगेन, ये आपका लंग्स है, लंग्स में यहाँ पर क्या हुआ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, प्योर ब्लड जो था, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में या लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। हार्ट का जो लेफ्ट साइड का एट्रियम या वेंट्रिकल होता है, वो दैट रिसीव्स द प्योर ब्लड, ठीक। यहाँ से इसने ले लिया प्योर ब्लड, प्योर ब्लड लेने के बाद आयोटा से किसमें चला गया, सर्कुलेशन में। नाउ फॉर एग्जांपल, दिस इज वन टिश्यू या वन सेल, दिस इज सपोज वन सेल, सेल इज अ यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ये एक सेल है, ठीक है। और इस सेल में यहाँ पर पहले से क्या मौजूद था, इस सेल के पास CO2 मौजूद था प्लस ग्लूकोज मौजूद था। ये जो सेल आप देख रहे हैं, इस सेल के पास CO2 और ग्लूकोज दोनों मौजूद था। इज दैट क्लियर? अब इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन लेकर आ रहा है, आयोटा। एक्चुअली आयोटा सब तरफ नहीं पहुंचती, आयोटा के बाद उसकी कई सारी ब्रांचेस हो जाती है, किसी एक ऑर्गन में जाके उसकी फिर ब्रांचेस हो जाती है। सेल तक सिर्फ कौन पहुंचता है, कैपिलरीज। सेल्स तक कौन पहुंचता है, कैपिलरीज, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सिस्टम बता दूं कि जैसे आर्टरी, आर्टरी से छोटी आर्टरियोल्स, आर्टरियोल से छोटी कैपिलरीज, उसके बाद वेन्यूल्स, उसके बाद वेन्स। ये स्टेप चलता है। Artery, arteriole, capillaries, they all contain the pure blood. Venules and veins, it contains the impure blood or deoxygenated blood. क्या कहा मैंने? Artery, arterioles, capillaries, it contains the oxygenated blood. Venules and veins, it contains the deoxygenated blood. अभी हम किसकी बात कर रहे थे? आयोटा, ये बड़ी आर्टरी है। उसके बाद वो जब ऑर्गन से पहुंचती है तो वो आर्टरियोल्स हो जाती है, उससे छोटी हो जाती है, क्योंकि आर्टरी से कई सारे ब्रांचेस निकलते हैं। उसके बाद सबसे जो छोटी होती है, दैट इज कॉल्ड अ कैपिलरीज, ठीक है। अब ये कैपिलरीज यहाँ सेल के पास पहुंच गई। इट कैपिलरीज कंटेन द ऑक्सीजन रिच ब्लड, जबकि सेल के पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो पहले ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन को ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडाइज करके उसने क्या बना ली थी, एटीपी। उसने एटीपी बना ली थी और उसने एक वेस्ट गैस निकाल दी थी, CO2। ये हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन यूज हो चुकी थी, यहाँ पर CO2 बचा है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। नाउ अगेन द ऑक्सीजन विल एंटर इनटू द सेल थ्रू द कैपिलरीज एंड CO2 विल मूव आउट फ्रॉम द सेल टू द कैपिलरीज। समझे? ऑक्सीजन जो लेफ्ट एट्रियम पूरा क्या करता है, ये प्योर ब्लड को सप्लाई करता है, लेफ्ट साइड जो हार्ट है, और इसके बीच में ये जो डिवीजन होता है, दिस इज कॉल्ड सेप्टम, जो कि हार्ट को राइट और लेफ्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। अब यहाँ से सिस्टम से ब्लड आया, आर्टरी से आया, आर्टरियोल्स तक पहुंचा, और सेल तक सिर्फ कैपिलरीज पहुंचती है, ऑर्गन्स तक आर्टरियोल्स पहुंचता है, मगर उस ऑर्गन के एक एक सेल पे सिर्फ क्या पहुंचती है, कैपिलरीज पहुंचती है। तो कैपिलरीज पहुंची, सेल के पास पहले से कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ था, उसमें ग्लूकोज भी था। ग्लूकोज हमें कहाँ से मिला, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मिला होता, और लगातार हमें स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके हमें सेल को ग्लूकोज मिल रहा है, लेकिन वो ग्लूकोज किसी काम का नहीं जब तक उसके पास ऑक्सीजन ना पहुंचे और उसकी एनर्जी या एटीपी ना बने। एनर्जी को हम एटीपी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पहले से मौजूद था, अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन एंटर कर रही है और CO2 क्या हो रही, बाहर जा रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक गैसेस एक्सचेंज और हो रहा है, हियर इज वन मोर गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, और एक और गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, कैपिलरी से सेल के अंदर ऑक्सीजन जा रही है और सेल से CO2 बाहर निकल रही है। क्योंकि इसके पास ग्लूकोज पहले से पड़ा हुआ है, अब इसको ग्लूकोज से क्या बनानी है, एटीपी बनानी है, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हमने पहुंचा दी वहां पर ही, इज दैट क्लियर? ऑक्सीजन हमने क्या करी, वहां पर ही पहुंचा दी। अब यहाँ पर एक गैसेस एक्सचेंज और हुआ, दैट इज ऑल्सो अलोंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
यहाँ पर हाई CO2, यहाँ पर लो CO2, तो जहाँ पर लो था हाई से लो में चला गया, यहाँ पर हाई ऑक्सीजन, यहाँ पर लो ऑक्सीजन, तो हाई से लो में चली गई, डिफ्यूजन प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पर एक गैसेस एक्सचेंज और हो गया। जब सेल के अंदर गैसेस एक्सचेंज हुआ तो यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? यह हमने थर्ड स्टेप कर दिया है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब अपने पास सिर्फ एक ही स्टेप बच गया है, क्या? इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चल, ठीक है। अब यहाँ पर एक और गैसेस एक्सचेंज हुआ, हमने स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन का थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लिया, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हमारे पास सिर्फ फोर्थ स्टेप बच गया। फोर्थ स्टेप इज वेरी इजी, वो आप सब समझ रहे होंगे अब तक कि ये एक सेल है, इस सेल के पास पहले से CO2 मौजूद थी और इसके पास ग्लूकोज भी था। यहां से आपने ऑक्सीजन इसके अंदर डाल दी और यहां से इस CO2 को आपने बाहर निकाल दी। इज दैट क्लियर? अब ये ऑक्सीजन फिर ग्लूकोज के साथ मिलेगी और क्या बना लेगी? ATP प्लस बेस प्रोडक्ट CO2। दिस ऑकर्स इनटू द सेल, डिफरेंस ध्यान रखिएगा, इनटू द सेल। और यहां पर हमारा फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सॉरी, ये थर्ड स्टेप था, इंटरनल रेस्पिरेशन। यहां पर हमारा फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? एक बार समाप्त कर देंगे जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। चलो, एक बार समाप्त करेंगे जल्दी जल्दी, चारों स्टेप आपके बाद फिर से बताएंगे। तो हमने 4 स्टेप पढ़े थे, ब्रीदिंग, जिसको इनहालेशन, एक्सहेलेशन था, फिर हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, देन सेलुलर रेस्पिरेशन। अब उन चारों को हम जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे, ठीक है। समाप्त करने का क्या, देखो यहां पर इधर योर लंग्स, यहां से आपने हवा ली, ठीक है, यहां से ऑक्सीजन अंदर, यहां से CO2 बाहर, अभी कैरी नहीं बाहर, ऑक्सीजन अंदर आई, हम बड़ा सा एक एल्वोलाई बना देते हैं ताकि सिर्फ एल्वोलाई दिखाई दे। ये क्या है? एल्वोलाई है, ठीक है। जब आपने अंदर ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीजन आपके लंग्स तक पहुंच गई तो इसे हम क्या बोलते थे? इनहालेशन। इनहालेशन इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। इनहालेशन के बाद यहाँ पर क्या आ गया? ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई और भर भर के ऑक्सीजन हम आपको बताएंगे कि जब मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है तो उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होगा, वो बात की बातें नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। अब यहाँ से क्या हुआ? CO2 आउटसाइड, ऑक्सीजन इनसाइड इनटू द कैपिलरीज, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट गैसेस एक्सचेंज हुआ, और इसको हमने क्या कहा था? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसको हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा था, तो ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इस फर्स्ट स्टेप नहीं कंप्लीट हुआ क्योंकि इनहालेशन ही है, एक्सहेलेशन भी होना जरूरी है। तो अब यहां से क्या होगा? जब ये CO2 आप लंग्स के अंदर आएगी तो CO2 क्या हुआ? यहां से बाहर चली गई। नाउ दिस इज एक्सहेलेशन, ठीक। तो इनहालेशन एक्सहेलेशन दोनों हो गया। एक्सहेलेशन कब हुआ? जब ऑक्सीजन आ गई कैपिलरीज में, CO2 चली गई कैपिलरी से बाहर, ठीक है, लंग्स में चली गई, लंग्स से बाहर चली गई, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। अब ये ब्लड तुम्हारा किसके पास गया? हार्ट के पास गया। हार्ट के किस में गया? लेफ्ट एट्रियम में गया,
ठीक, यहाँ से ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, अब ये ब्लड क्या हो गया, नाउ दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गई, ऑक्सीजन भर गई। अभी हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यही ब्लड यहाँ से कैपिलरी से किसमें आया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से फिर एक बड़ी सी वेसल निकलती है, इस वेसल को हम बोलते हैं आयोटा। वो जब ये मान लो कोई ऑर्गन है, दिस इज सम ऑर्गन, ठीक, उस ऑर्गन के अंदर ये एक छोटा सा सेल है, बड़ा कर दिया हमने, छोटा बहुत छोटा होता है, जैसे माइक्रोस्कोपिक ये सेल है। अब इस सेल में आपको पहले से क्या मौजूद है, CO2 मौजूद है, प्लस इसके अंदर पहले से क्या मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद है। ठीक, अब इसको यहां से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो इसने यहाँ पर क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया। CO2 यहाँ से क्या चली गई, बाहर चली गई। ठीक, यहाँ पर फिर गैसेस एक्सचेंज हुआ, इसको हमने क्या कहा, इंटरनल रेस्पिरेशन। थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये जो ग्लूकोज थी, इसने मिलकर क्या बना दिया, यहाँ पर ही ATP प्लस CO2, जो कि सेल के अंदर हुआ। जो चीज सेल के अंदर चल रही है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर जो ATP और CO2 बना रहा है, इसे हमने क्या बोला, सेल्यूलर respiration. Your fourth step is over. I think it is more clear to you. और अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक।